बहुत सारे आरोप है। शांतनु सेन जी ने यह कहा है कि वहां पर और अन्य पार्टियों के कितने नेता थे। वो ये भी पूछ रहे हैं कि जितना वजन उस एम्ब्लेम का नहीं है, उससे ज्यादा आपके एरोगेंस यानी घमंड का हो गया है। कांग्रेस पार्टी भी पूछ रही है कि सब कुछ अब बीजेपी का और सरकार का ही हो जाएगा क्या, या संसद भवन कम से कम सभी पार्टियों का रहेगा। और तीसरी तरफ ओवैसी साहब भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। जवाब दीजिए सुधांशु जी। अंजना जी, ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विकास के कार्य के लिए समर्पित होते हैं और राष्ट्र के समाज के कार्य के लिए समर्पित होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ विघ्न उत्पन्न करके ही संतोष होता है। एक विघ्न संतोषी शब्द होता है भारत में, भारतीय परंपरा में। एक अनुष्ठान करने वाले होते हैं और एक अनुष्ठान में विघ्न डालने वाले होते हैं। तो हमारे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल वो विघ्न संतोषी प्रवृत्ति के हैं, जिन्हें सदैव किसी कार्य में समस्या आती है। अंजना जी, याद करिए, जिस समय हम लोगों ने वॉर मेमोरियल बनाया था तब भी इनको आपत्ति थी। अरे जनाब, किंग जॉर्ज की मूर्ति जहां लगी थी वहां सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाई तो भी इनको आपत्ति थी। जब आजाद हिंद फौज को पहली बार हम लोगों ने उनकी 75वीं वर्षगांठ पे 2018 में 26 जनवरी में किया, उसमें भी आपत्ति थी। तो मैं कहना चाहता हूं, संसद भवन का शिलान्यास हुआ तो यह बात कितने गर्व की बात है कि वह संसद भवन जो ब्रिटिश टाइम में बना था, जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने के बाद किसी ने यह विचार नहीं किया कि यह भारतीयता और भारत के स्वराज्य के स्व का अभिव्यक्तिकरण हो। अब जब भारत का, एक स्वतंत्र भारत का स्व के भाव की अभिव्यक्ति का यह संसद भवन बन रहा है, तो जिस समय शिलान्यास हुआ था उस समय प्रधानमंत्री जी ने किया था। वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतीक है। हां, जब संसद बनेगी और संसद का औपचारिक उद्घाटन होगा तो उस उद्घाटन सत्र में सभी लोग आएंगे और किसी को आपत्ति है तो मैं पूछना चाहता हूं, भारत का जो नेशनल एम्बलम है यह 30 दिसंबर 1947 को एडॉप्ट किया गया था। तो यह बताएंगे किसने एडॉप्ट किया था, उस समय किसकी अध्यक्षता में एडॉप्ट हुआ था? कृपया ये बताएं। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं किया था तो क्या किस किस पार्टियों को, समाज के किन किन लोगों को और किन किन लोगों को आपने उसमें विचार करके अडॉप्ट कराया था, यही बता दें तो उसके बाद हमें समझ में आता है। और ओवैसी जैसे लोग तो किसी न किसी चीज के ऊपर हमेशा वो एक परपिचुअल रिएक्शन में रहते ही हैं। तृणमूल कांग्रेस तो कितनी संविधान में उनकी आस्था है कि जिनकी मुख्यमंत्री एलानिया कहती हैं कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया, मैंने रिसीव नहीं किया। तो जो इस प्रकार की भावना जो लोग बोलते हैं, तो मेरे विचार से देश की जनता को अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत के स्व का वास्तविक अभिव्यक्तिकरण संसद भवन के रूप में भी एक प्रतीक के रूप में हो रहा है, पर उसमें भी कुछ लोग विघ्न डालकर ही संतोष प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, शांतनु सेन जी जवाब दीजिए उनकी बातों का। वो कह रहे हैं कि विपक्ष इस देश में विघ्नवीर हो गया है। कोई भी अच्छा और शुभ काम हो, ये एक बार तस्वीरें दिखाइए, भव्य है सर, विशाल काय है और एक तरह से प्रतीक बनेगा देश की संसद का। वो कह रहे विघ्नवीर है विपक्ष। सबसे पहला आंसर तो यह है, जवाहरलाल नेहरू जी का टाइम में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में इंडियन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में कितना पार्टी हुआ करता था। नंबर 2, आप बोलिए जिस तरीके से हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर और पब्लिसिटी मास्टर अपना जीते जी प्रेसिडेंट को बगल में बैठाए, वो अपना नाम में एक स्टेडियम उद्बोधन कर दिया। और आज प्राइम मिनिस्टर का पास खड़े थे लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला जी। कॉन्स्टिट्यूशन के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है लोकसभा का स्पीकर, ये प्राइम मिनिस्टर का सबऑर्डिनेट है। ये हम बीजेपी का स्पोक्स पर्सन को जानना चाहते हैं। तीसरी बात है, एम्ब्लेम इनॉग्रेशन के साथ पूजा का क्या रिलेशन है। चौथा बात है, अगर वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के इम्पोर्टेंस दिए होते तो आज कम से कम लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाए होते। आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया, कितनी बार मीटिंग बुलाया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, ये मेरे को जवाब दीजिए। आप लोग जो बजट पेश करते हैं उसमें 73 to 75% बजट जो डिस्कशन होता है उसमें मोनोपोली बीजेपी जो डिसीजन लेता है वो खुद ब खुद कर देता है। इसका मतलब यह है भारतीय जनता पार्टी एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट रन कर रहा है। दे डू नॉट बिलीव इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दे डू नॉट बिलीव इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उसका कुछ डिसेंसी नहीं है, वो खुद जो चाहता है वही करता है। इसके पहले भी हम लोग देखा है। और वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बात कर रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जब जन्मदिन में पिछले साल प्रधानमंत्री जब विक्टोरिया मेमोरियल में बैठे हुए थे
उसका मौजूदगी में बीजेपी कैडर लोग ममता बनर्जी को टोन कर रहे थे। प्रधानमंत्री वॉज रिलीजिंग। मेरा सवाल का जवाब दीजिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोसु का जो होलोग्राम आप लोगों ने बनाया वो जलता क्यों नहीं है? वो क्यों निभी हुई है? वो शिफ्ट किया, बोले थे अब जलेंगे, अब जाके देखिए कितना इवनिंग में उसका लाइट आपको दिखाई देता है। ये भारतीयों का जो परंपरा है, जो कल्चर है, इसको एकदम रुइन कर दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो किया है, हाँ। पूरा देश ये इसको याद करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना हाथ से डेमोक्रेसी को कत्ल किया। आज डेमोक्रेसी का कत्ल बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने तमाम पार्टियों को क्यों नहीं बुलाया? लोकसभा स्पीकर वहां पर मौजूद थे, उनकी हैसियत क्या? उसके बाद से वो पूजा ऐसे वक्त पर हुआ है, अगर आपको किसी आप एम्ब्लेम को वहां पर दिखा रहे हैं तो उसमें पूजा की क्या जरूरत थी? ये भी सवाल खड़े करें सुधांशु जी, पॉइंट वाइज। अंजना जी देखिए, यही तो इनके सामने समस्या है कि इधर देश का स्वतंत्र भारत का पहला संसद भवन बन रहा है और इनको उसमें समस्या नजर आ रही है। और फंडामेंटल इनका प्रॉब्लम जानते क्या हो गया? पूजा क्यों किया? यह विवाद आज का नहीं है, यह विवाद तो उस जमाने में था जब जिस जमाने में राजेंद्र बाबू गए थे सोमनाथ के मंदिर के लिए, तो नेहरू जी ने कहा था नहीं जाना चाहिए। फिर भी चलिए, छोड़िए पुरानी बात, छोड़िए, आज की बात करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं मान्यवर, क्या पूजा को आपको किसी मत संप्रदाय से आप जोड़ते हैं? क्या ये जो पूजा करने की परंपरा है, ये भारतीय परंपरा है या फिर यह आपको लगता है कि सांप्रदायिक परंपरा है? अगर आपको यह मन में भाव है तो इस नेशनल एम्ब्लम पे तो जो चक्र बनाया, अशोक का चक्र, उसका नाम है धम्म चक्र। आपने लोकसभा की बात कही तो लोकसभा के स्पीकर की पीठ के पीछे क्या लिखा हुआ है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। सारी संसद ही धर्म के चक्र के लिए बैठी हुई है। और वही अशोक का धम्म चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर भी है। और इतना ही नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का एम्ब्लम पढ़ा है आपने कि नहीं? उसमें क्या लिखा है? यतो धर्मस ततो जया। तो यह जो परंपरा है भारत के धर्म की परंपरा पर अफसोस कि आप धर्म को मत संप्रदाय के साथ जोड़ते हैं और उसके ऊपर सांप्रदायिक राजनीति करने के चक्कर में भारत की महान धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा को आप लांछित करते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि इंडोनेशिया की जो अमेरिका में एम्बेसी है, उसके बाहर 12 फुट की मां सरस्वती की मूर्ति लगी है। हाँ। और वो कहते हैं हमें इसमें आपत्ति नहीं है, हमारे लिए धर्म का प्रतीक है। और इंडिया में जाइए, इंडोनेशिया की एम्बेसी के बाहर देखिएगा दिल्ली में, तो वहां गरुड़ बने हैं जो भगवान विष्णु का वाहन है। वो अपनी संस्कृति पे गर्व करते, पर आपको क्षुद्र वोट बैंक की राजनीति करनी है तो संसद भवन की गरिमा भी गिरानी है। और संसद भवन में आप गरिमा गिरा रहे हैं क्या शांतनु जी? जी सुधांशु जी, अन्य मेहमानों के पास जाना है। एक जवाब शांतनु जी, जिसके बाद आगे बढ़ेंगे। और दुर्गा स्तुति तो मंच से अब ममता बनर्जी भी कर रही है। धर्म, राजनीति, प्रशासन, सबका घालमेल तो सब कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल का जवाब नहीं बोला। पहला बात यह है, हाँ। वी बिलीव इन डबटेलिंग इन रिलीजन, डबटेलिंग ऑफ रिलीजन। क्या इंडियन कल्चर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही धर्म है? नंबर 1। नंबर 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि आप प्रेसिडेंट को बैठा के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का नाम के स्टेडियम इनॉग्रेट करेगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या यह बोलता है कि लोकसभा स्पीकर वो बैठे रहेगा और प्राइम मिनिस्टर अनवेल करेंगे एक एम्ब्लेम को? ये दोनों का जवाब, ये दोनों का जवाब दीजिए सुधांशु जी, जल्दी से। है तो जवाब दीजिए कि आप प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का स्पीकर को इंसल्ट क्यों किया? हाँ। चलिए एक लाइन बताता हूं शांतनु जी। पूरे हिंदुस्तान में विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल है और मुख्यमंत्री महोदया ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया। अब वो तो खैर यूजीसी को निर्णय लेना होगा कि सारे विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति। गजब का संविधान के प्रति, संवैधानिक पदों के प्रति आपकी आस्था है। पूरे भारत में गलत बोल रहा है। एक और जगह चलेगी और आप अपना करेंगे। कितना संवैधानिक पदों के प्रति सम्मान है। आप बोले तो मैंने डिस्टर्बेंस। यू आर गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। आप झूठ बोल रहा है। मैंने डिस्टर्बेंस। आप कम से कम कैमरा में झूठ मत बोलिए। आप कैमरा में आके झूठ मत बोलिए। तमिलनाडु में बहुत बताइए क्या सत्य है? केरला अच्छा में बोलिए सत्य क्या है? राजस्थान में रिजोल्यूशन ले लिया। अरे ये बताइए ना, तो आपकी राज्यपाल के प्रति आस्था नहीं है ना? गलत आपकी संविधान में आस्था नहीं है। राज्यपाल का आपने क्या मतलब रखा? जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का रिलेशन है उससे ज्यादा बड़ी स्थिति राज्यपाल की है, क्योंकि राज्यपाल सरकार बर्खास्त कर सकता, राष्ट्रपति कभी केंद्र सरकार बर्खास्त नहीं कर सकता। आपने राज्यपाल के पद के साथ क्या किया? बोलिए। जब से सत्ता में बोलिए ना।
राज्यपाल के पद का बीजेपी सम्मान किया। जब से सत्ता में राज्यपाल के आया, प्रति अब क्या लोग क्या टिप्पणी बीजेपी को करती है ममता बनर्जी जी? कोई ऑटोनोमस बॉडी को छोड़ा क्या? ओहो, कोई ऑटोनोमस बॉडी अब छोड़ा? सत्ता में आया। बीजेपी कोई अब बात ऑटोनोमस संविधान बॉडी पे छोड़ा? करनी की राजनीति पे ठीक करनी? है, ठीक है, शांतनु जी, अब उनका जवाब सुनिए। संविधान पे जवाब दीजिए, राजनीति पे तो मैं राजनीति पे जवाब देता ऐसे हूं। मत बोलिए। शांतनु जी प्लीज, अब सुधांशु जी 2 लाइन में बात पूरी कीजिए। नहीं, वो आप कह रहे हैं कि वो राज्यपाल का सम्मान नहीं करती। मैं कह रहा हूं, तो क्या यदि इनका अब मुद्दा आपके लिए संविधान- आदर्श टीएमसी हो गई है, जिसको देखकर आप सब कुछ नहीं, कर तो रहे जो हैं? ये कौन सी दलील हुई सुधांशु जी? ना ना ना, मैंने ये नहीं कहा। अरे भाई, जिसने संवैधानिक उपकरण का प्रयोग करके, विधानसभा का प्रयोग करके राज्यपाल के अधिकारों का अधिग्रहण करने का प्रयास किया, वो आकर संवैधानिक व्यवस्था का प्रवचन दे, तो मेरे विचार से ये बहुत दुखद, ठीक है शांतनु जी, दुर्भाग्यपूर्ण सिर्फ और 2 लाइन हास्यास्पद सर, मुझे दुबे जी और सबके पास जाना है सर, प्लीज ओनली 2 लाइन सर, ओनली 2 लाइन रिबटल। हम 2 लाइन में बोलेंगे। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात का चीफ मिनिस्टर थे, वो गुजरात का राज्यपाल के बारे में क्या रिजोल्यूशन लाए थे, उनको याद दिलवाइए। और यूनिवर्सिटी का चांसलर तमिलनाडु, केरला, बंगाल का पहले कर चुका है, राजस्थान रिजोल्यूशन ले लिया है। आपको सही तरीके से इंफॉर्मेशन लेके डिबेट में बैठना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर अगर विश्व भारती का चांसलर बन सकता है, तो चीफ मिनिस्टर क्यों दूसरा यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं बन सकता है? आप पढ़ के आइए, डिबेट में फिर बात कीजिए।